Hello friends, welcome to Learning Plus. I am Karnaljeet Singh. Today we will do part 2, chapter 1 History, class 9th, French Revolution. Let us start. तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हमने जो स्टोरी हमारी शुरू हुई थी वो बेस्टाइल प्रिजन का जो सीन था वहाँ से स्टार्ट हुई थी, और हमने उसमें देखा था कि फ्रांस जो है उसमें पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन बड़ी ख़राब थी। और जब टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश की किंग ने, तो वहाँ पर नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन हो गई, और नेशनल असेंबली ने फ्रांस को मोनार्की सिस्टम से कन्वर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। और उसके बाद में फिर वहाँ पे जैकोबिन क्लब का रूल आया, और जैकोबिन क्लब ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मोनार्की को भी हटा दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया रिपब्लिक में। और रिपब्लिक इसके बाद जो 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट का वहाँ पे रूल एस्टेब्लिश हो गया। तो ये जो रेवोल्यूशन आया फ्रांस में, ठीक है, वहाँ पे एक चेंज आया। इस टाइम पे विमेन ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, और उसके बाद स्लेवरी जो थी वो कब ख़त्म की गई फ्रांस में और उसकी कॉलोनीज़ में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, ये हम इस सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और सेकंड पार्ट का जो 4th सब चैप्टर है इस चैप्टर का, दैट इज़ डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन है कि विमेन के लिए रेवोल्यूशन हुआ, तो वीमेन ने जो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कैसे किया, ठीक है, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी और उनको उस रेवोल्यूशन का बेनिफिट क्या मिला, ये हमने जो है वो इस सब चैप्टर में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे है वीमेंस कंट्रीब्यूशन टू रेवोल्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या थी वीमेन की रेवोल्यूशन के लिए? तो वीमेन ने स्टार्टिंग से ही बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। कैसे किया? जब जो मेन थे वो वॉर फ्रंट के ऊपर थे, ठीक है, रेवोल्यूशन को आगे स्प्रेड करने के लिए काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो विमेन थी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फैमिलीज़ के लिए अर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन ने ली, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किए, जैसे वेजिटेबल सेलर का काम किया उस टाइम पे, फ्रूट सेलिंग का काम किया, क्लोथ्स को वॉश करने का जो है काम उन्होंने किया, दूसरों के घरों में जाके एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट का काम किया उन्होंने टू अर्न मनी, ओके। और जो वर्किंग वीमेन थी उन्होंने अपनी फैमिलीज़ की साथ के साथ केयर भी की, उन्होंने जॉब भी की और साथ में साथ फैमिली की केयर भी की, चिल्ड्रन की केयर की, ठीक है। और फूड कुकिंग का काम उन्होंने किया, घर के लिए जो पानी का अरेंजमेंट करना था वो सारे काम भी उन्होंने पूरे साथ साथ किए। और विमेन की जो सैलरीज थी जब वो काम कर रही थी तो उनकी सैलरी कंपैरेटिवली टू मेल्स कम थी, कम सैलरी उनको मिलती थी। और एजुकेशन भी विमेन को जो है वो लेने का अधिकार नहीं था। ओनली वेल्दियर विमेन, जो वेल्दियर फैमिली से विमेन थी, उनको ही राइट टू एजुकेशन जो है वो मिला। क्लियर? अब ये सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही थी वो रेवोल्यूशन में, बट उनको उसका जो फ्रूट है, जो उसका उनको रिज़ल्ट है वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने फिर अपने सेपरेट क्लब्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। अपनी डिमांड्स को रेज़ करने के लिए विमेन ने उन्होंने सेपरेट पॉलिटिकल क्लब्स की फॉर्मेशन शुरू कर दी। जैसे पॉलिटिकल क्लब्स वहाँ पे बने थे, जैकोबिन क्लब बना, तो ऐसे विमेन ने अपने सेपरेट क्लब्स की फॉर्मेशन स्टार्ट की। और इन सेपरेट क्लब्स में उन्होंने 60 क्लब्स विमेन के बने फ्रांस में अपनी डिमांड्स को डिस्कस करने के लिए। और इसमें सबसे जो फेमस क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ये सबसे फेमस क्लब हुआ उनका। यहाँ पे उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया गया था उनको? पैसिव सिटीजन्स। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें विमेन को पैसिव सिटीजन में जो है वो डाल दिया था। पैसिव सिटीजन मीन्स उनके पास राइट टू वोट नहीं था, उनके पास राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन नहीं था, मीन्स उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे। तो अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स अचीव करने के लिए फिर विमेन ने क्या किया? विमेन ने इन क्लब्स की फॉर्मेशन की, अपनी डिमांड्स को रेज़ किया उन्होंने, ठीक है, टू अचीव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और फिर उनकी जो डिमांड्स थी, इनको एक विमेन थी, इनकी लीडर थी ओलंप डी गॉर्जस।
ओलंपिडी गॉर्जस ने उनकी ये सारी डिमांड्स को राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन जो है वो हेडिंग दिया, और वो डिमांड जो लिख के वहाँ की जो क्वीन थी, जो गवर्नमेंट थी, उसको सेंड की, जिसमें विमेन की जो है पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई। तो विमेन की ये जो डिमांड्स थी, इसको जो फुलफ़िल करने का काम जो किया वो जैकोबियन गवर्नमेंट ने किया, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी वहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की। तो उसमें काफ़ी सारे मेजर्स ऐसे जो है वो अडॉप्ट किए, इंट्रोड्यूस किए, जो विमेन की जो कंडीशन है उसको जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए। तो क्या क्या वो मेजर्स थे, उसमें सबसे पहला जो मेजर था वो स्कूल्स बनाए गए, विमेन के लिए सेपरेट स्कूल्स बनाए गए, और विमेन के लिए स्कूलिंग जो है वो कंपलसरी कर दी गई। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर विमेन। ओके, नेक्स्ट जो था वहाँ पे मेजर लिया गया, पहले फादर्स, वहाँ के पेरेंट्स के जो थे वो ही डिसाइड करते थे किससे मैरिज होनी है किसी विमेन की, विमेन खुद डिसाइड नहीं कर सकती थी। तो इस चीज़ को जो है वहाँ पे चेंज किया गया, न्यू लॉज बनाए गए। अब विमेन जो है, जो उनके पेरेंट्स थे, वो उनको फोर्स नहीं कर सकते थे, उनकी विल के अगेंस्ट उनको फोर्स नहीं कर सकते थे किसी से मैरिज करने के लिए। मीन्स राइट टू चूज़ देयर पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है वो उनको मिल गया, विमेन को दे दिया गया। ठीक है, और एक लॉ बनाया गया जिसमें जो मैरिज है वो रजिस्टर होनी शुरू होगी। पहले मैरिज रजिस्टर नहीं होती थी, तो मैरिज रजिस्टर होने के लिए एक वहाँ पे लॉ बनाया गया जिसमें मैरिज रजिस्टर होती थी, और डाइवोर्स फाइल करने का भी वहाँ पे कानून लाया गया, जिसमें मेल भी डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता था और फीमेल भी डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती थी। ठीक है, अब वीमेन जो है वो जॉब्स ज्वाइन कर सकती थी, वो स्पेशल ट्रेनिंग ले सकती थी, अपने बिजनेस ओपन कर सकती थी, वो आर्टिस्ट बन सकती थी, वो शॉप्स ओपन कर सकती थी। मींस विमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई थी, काफ़ी फ्रीडम मिल गई थी उनको सेल्फ डिपेंड होने के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इतने सारे मेजर्स लिए उनके फेवर में, विमेन के फेवर में सारे जो मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, बट उन्होंने विमेन के जो पॉलिटिकल क्लब्स थे उनको बंद करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, विमेन लीडर्स ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, और जिन्होंने आवाज़ उठाई उनके ऊपर केस चलाए गए रेवोल्यूशनरी कोर्ट में, और उनको गिलोटाइन के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया। उनमें से जो सबसे फेमस लीडर थी विमेन की, उसका नाम था ओलंपिडी गॉर्जस। ओलंपिडी गॉर्जस विमेन लीडर थी, और इसने विमेन के लिए राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन लिखा गया था। नेशनल असेंबली ने लिखा था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, बट ओलंपिडी गॉर्जस ने क्या लिखा था, राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन। और ये उसने डिक्लेरेशन लिख के ये क्वीन को और वहाँ की गवर्नमेंट को सेंड की थी। अब अपनी वॉइस रेज करने के कारण जैकोबियन क्लब के अगेंस्ट उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया, और काफ़ी सारे और विमेन लीडर भी जो है मारे गए। बट इसके बाद में भी रेवोल्यूशन जो फ्रांस में है, इसके बाद में भी 200 ईयर्स तक विमेन अपने जो राइट टू वोट था, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, टू कंटेस्ट इलेक्शन इन असेंबली, फॉर असेंबली, ये सारा जो स्ट्रगल है उनका कंटिन्यू रहा। और बाकी के वर्ल्ड में भी, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी विमेन का जो स्ट्रगल है पॉलिटिकल राइट्स लेने के लिए, वो चलता रहा 200 ईयर्स तक। ठीक है, इसको जो है वो उनका यूनिवर्सल सफरेज मूवमेंट भी कहते हैं। विमेन का जो राइट टू गेट वोट है, इसको यूनिवर्सल सफरेज मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो 200 ईयर्स के बाद में 1946 में जाके फ्रांस में विमेन को राइट टू वोट मिला। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब चैप्टर है हमारा एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या है, गुलाम बनाने की प्रथा, गुलामी की प्रथा, दूसरे ह्यूमंस को अपने गुलाम बना के रखना, उनसे काम करवाना। ठीक है, और उनको रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में रखना, उनको रिस्ट्रिक्शंस में रखना, उनको फ्रीडम नहीं है। ठीक है, उनको सैलरीज भी नहीं प्रॉपर दी जाती, उनको जस्ट खाने के लिए ही दिया जाता है, सर्वाइवल के लिए, कि वो ज़िंदा रहें, उनको खाने के लिए और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, और कुछ नहीं दिया जाता था। इसको कहते थे गुलाम प्रथा या स्लेवरी। अब जो स्लेवरी थी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये ख़त्म कब हुई? अबॉलिश होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो स्लेवरी एंड कब हुई? फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका क्या कंसर्न है कि जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, जो फ्रांस की दूसरे एरियाज़ में, जैसे अफ्रीका था, ठीक है, और एशिया था, या कैरिबियन कंट्री थे, वहाँ पे अलग अलग जगह पे इनका कंट्रोल था, वो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी। तो जो फ्रेंच कंट्रोल्ड एरियाज़ थे, जैसे स्पेशली अफ्रीका की हम बात करें तो अफ्रीकन
कॉन्टिनेंट में जो उनकी कॉलोनीज़ थी, वहाँ पे जो वहाँ के रहने वाले ब्लैक पीपल थे जिनको नीग्रोज कहा जाता है, उनको वो स्लेव बनाते थे, उनको वो स्लेव बना के उनका ट्रेड करते थे। स्लेव्स का ट्रेड होता था, मीन्स ह्यूमंस का ट्रेड होता था। तो ये जो स्लेव्स का ट्रेड होता था, ठीक है, ये इसको ख़त्म करने की फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है वो बात डिस्कशंस कई बार हुई। तो पहले तो ये समझते हैं ये स्लेव ट्रेड था क्या, कहाँ से कहाँ जो है स्लेव ट्रेड जो है वो हो रहा था। तो अगर वर्ल्ड मैप की हम बात करें तो यहाँ पे इस साइड पे हमारा यूरोप है, ये फ्रांस यहाँ पे लोकेटेड है, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन अदर कंट्रीज़, ओके, ये यूरोपियन है कॉन्टिनेंट है। नीचे हमारा बिल्कुल जस्ट इसके जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ओके, एंड दिस साइड इज़ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सो इन दोनों के बीच में ये जो आइलैंड कंट्रीज़ थे इनको कहते थे कैरिबियन कंट्रीज़। तो कैरिबियन कंट्रीज़ में ये इंडिगो, कॉफ़ी, शुगर की प्रोडक्शन होती थी यहाँ पे। अब जो यूरोप में जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, यूरोप के जो स्पेशली फ्रांस के जो पोर्ट्स थे बोर्डियक्स और नैंतेस, वहाँ से शिप लेके चलते थे और वो आ जाते थे अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे। और वहाँ पे चीफ्टेन्स थे, वो जो स्लेव्स हैं, स्लेव्स का व्यापार करते थे। तो यूरोपियन ट्रेडर्स शिप लेके यहाँ पे आते थे अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर, वहाँ पे जो चीफ्टेन्स थे, चीफ्टेन्स से जो स्लेव्स हैं उनको बाय करते थे और उनको हथकड़ियाँ लगा के, शैकल्ड करके उनको, ठीक है, उनको हाथ उनमें बांध के ऐसे हथकड़ियाँ लगा के उनको शिप्स में जो है वो बड़ी बुरी तरह से, जैसे जानवरों को लोड करते हैं ऐसे बड़ा टाइटली लोड किया जाता था, ठीक है, शिप में। और फिर वो शिप जहाँ से चलता था और किसको क्रॉस करता था, अटलांटिक ओशन। ये जो अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो ओशन है, दिस इज़ अटलांटिक ओशन। तो वो अटलांटिक ओशन को जो शिप है वो क्रॉस करके कैरिबियन कंट्रीज़ में आते थे। तो ये जो यहाँ से टाइम 3 मंथ्स लग जाते थे, 3 मंथ, उस टाइम पे काफ़ी जो शिप थे वो काफ़ी स्लो चलते थे, तो 3 मंथ का टाइम लग जाता था अटलांटिक ओशन को क्रॉस ओवर करने के लिए। और यहाँ पे 3 मंथ के बाद जब कैरिबियन कंट्रीज में पहुँचते थे तो यहाँ पे जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनको ये जो स्लेव्स हैं उनको सौंप दिए जाते थे, उनके कंट्रोल में दे दिए जाते थे। और प्लांटेशन ओनर्स फिर इन स्लेव से यहाँ पे जो प्लांटेशंस थी, इंडिगो, कॉफ़ी, शुगर, वहाँ पे काम करवाते थे इनसे, ठीक है। और काम करवाते थे, उनको स्लेव्स को देना तो कुछ नहीं है, खाने के लिए उनको खाना देना है बस, और थोड़े बहुत कपड़े देने हैं, कोई सैलरी नहीं देनी उनको, ठीक है। और उनको जो यहाँ पे काम करवाया जाता था, इससे क्या होता था, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रही है, जो इंडिगो, कॉफ़ी, शुगर की प्रोडक्शन होती थी वो काफ़ी चीप होती थी वो, ठीक है। और इन चीज़ों की डिमांड जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो काफ़ी बढ़ रही थी, ठीक है। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, सस्ते रेटों के ऊपर फुलफिल करने के लिए स्लेव से यहाँ पे काम करवाया जाता था और वो जो प्रोड्यूस है वो वापस यूरोप में जो है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती थी, ठीक है। तो ये जो ट्रेड था यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से कैरिबियन कंट्रीज़ और कैरिबियन कंट्री से फिर यूरोप, ये ट्रायंगल शेप बनाता है, इसलिए इस स्लेव ट्रेड को कहते थे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। क्लियर। तो ये तो वो स्लेव ट्रेड था जो फ्रांस की कॉलोनीज़ में हो रहा था। अब बात करते हैं ये इसका जो है वो ख़त्म कब हुआ, अबॉलिश कब हुआ ये। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो रेवोल्यूशन के टाइम पे जो नेशनल असेंबली थी उसमें कई बार ये बड़े हॉट डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए कि जो स्लेवरी है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, स्लेवरी को ख़त्म करने की बात की गई, ठीक है। बट किसी ने ख़त्म की नहीं, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए स्लेवरी को। कारण क्या था कि बिजनेसमैन नाराज़ हो जाएंगे और बिजनेसमैन ही मेनली उसको फंडिंग कर रहे थे, ठीक है, एक्टिविटीज़ को। अगर बिजनेसमैन नाराज़ हो जाएंगे तो फिर ये काम चलेगा नहीं उनका, इसलिए उन्होंने कभी ये टफ डिसीज़न लिया नहीं, ठीक है। बट डिस्कशंस वहाँ पे हो रही थी और ये डिस्कस हो रहा था कि जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की हम बात कर रहे हैं, हम ह्यूमंस को राइट देने की बात कर रहे हैं, तो ये राइट्स फ्रांस में ही क्यों दिए जाएँ ओनली, जो फ्रांस की कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे फ्रांस का कंट्रोल है वहाँ पे भी तो ह्यूमंस ही हैं, तो ये राइट्स उनको एक्सटेंड किए जाएं या नहीं किए जाएं। बट बिजनेसमैन के डर से वो जो कभी उसका डिसीज़न लिया नहीं गया, ठीक है। फिर 1794 में जब जैकोबियन गवर्नमेंट आई 1792 में, तो जैकोबियन गवर्नमेंट ने, आपको पता है हमने पढ़ा, काफ़ी रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए
इक्वलिटी लाने की उन्होंने बात की, ठीक है। चाहे उनका जो मेथड था बड़ा सवेयर था उनका मेथड, ठीक है, कंट्रोल करने का, बट काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे काम किए जिससे इक्वलिटी आए। तो उन्होंने 1794 में जो स्लेवरी है ये अबॉलिश कर दी, ख़त्म कर दी, फ्रांस में भी और उसकी जो कॉलोनीज हैं सभी जगह के ऊपर। बट उनका ये जो मेज़र था ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाया, और जैसे जैकोबियन गवर्नमेंट ख़त्म हो गई उसके बाद में फिर वहाँ पे रूल आया नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से स्लेवरी जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर से स्लेवरी स्टार्ट होगी फ्रेंच कॉलोनीज़ में। तो फाइनली जो है वो कब अबॉलिश हुई, कब ख़त्म हुई जो स्लेवरी है फ्रेंच कॉलोनीज़ में, वो दैट इज़ इन 1848। तो 1848 में जाके जो स्लेवरी है वो फ्रांस और उसकी कॉलोनीज़ में जो है वो ख़त्म कर दी गई। सो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट सब चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। इस सब चैप्टर में हमने क्या स्टडी करना है कि जो रेवोल्यूशन हुआ, जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, उसका बाद में जो सोसाइटी है, जो पीपल हैं फ्रांस के, यूरोप के और बाकी के जो वर्ल्ड हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके ऊपर इस रेवोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट आया, उनकी एवरीडे लाइफ के ऊपर जो है वो क्या ऐसे चेंजेस आए, ठीक है, जो परमानेंट चेंजेस बन गए ड्यू टू रेवोल्यूशन दैट हैपेंड इन फ्रांस। So first of all, the changes that took place after the year 1789। 1789 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, और हमें पता है कि इससे पहले वाला जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं ओल्ड रिजाइम। तो ओल्ड रिजाइम में और 1789 के बाद का जो टाइम पीरियड था, इनमें क्या ऐसे चेंजेस आए, ठीक है, जो परमानेंट चेंजेस बन गए। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पास्ड मैनी लॉज टू ब्रिंग लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन एवरीडे लाइफ। जो गवर्नमेंट्स बनी, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, नेशनल असेंबली ने लिखा, उसके बाद में जैकोबियन गवर्नमेंट आई जिसको रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कहते हैं। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस लेके आए, जो फ्रीडम थी, ठीक है, इक्वलिटी थी, लिबर्टी का जो आइडिया था वो जो है वो लोगों में चला गया, लोगों को इसके बारे में पता चल गया लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, और फिर लोगों ने इस आइडियाज़ को परमानेंटली जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया, और इसको अचीव करने के लिए और स्प्रेड करने का जो काम फिर फ्रेंच लोगों ने किया। एक और इम्पॉर्टेंट जो चेंज है दैट इज़ एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप आफ्टर 1789। सेंसरशिप क्या होती है, आजकल भी हम वर्ड सुनते हैं सेंसरशिप, किसी फिल्म के किसी सीन को सेंसर कर दिया जाता है, या किसी न्यूज़ को सेंसर कर देती है जो सेंसर बोर्ड है। तो वो क्या होता है, कोई ऐसा पार्ट पिक्चर का या किसी न्यूज़ का जो गवर्नमेंट को लगता है हमारे अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, उसको रोक सकते हैं, या सेंसर बोर्ड को लगता है कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहा है, सोसाइटी के कई दो ग्रुप्स में ये जो कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, तो उसको सेंसर बोर्ड रोक देता है। कई बार हम पिक्चरों में सुनते हैं ये पिक्चर का ये सीन सेंसर हो गया। तो उस टाइम पे 1789 से पहले मोनार्की सिस्टम था पूरे वर्ल्ड में भी और फ्रांस में भी। तो मोनार्की सिस्टम में जो राजा के जो ऑफिशियल्स थे उनकी परमिशन के बिना कोई भी न्यूज़, कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन वो हम पब्लिश नहीं कर सकते थे, हम उसको पब्लिकली स्प्रेड नहीं कर सकते थे। मींस जो भी इन्फॉर्मेशन राजा के खिलाफ होगी उसको स्प्रेड नहीं कर सकते, उसको पब्लिश नहीं कर सकते, मतलब फ्रीडम नहीं थी इस चीज़ की। तो इसको कहते थे सेंसरशिप। बट 1789 के बाद में ये सेंसरशिप जो है ये ख़त्म कर दी गई, और सेंसरशिप ख़त्म होने से क्या हुआ, जो प्रेस है, प्रेस को एक फ्रीडम मिल गई, बुक्स प्रिंट करने की, न्यूज़पेपर प्रिंट करने की, पैम्पलेट्स जो प्रिंट करने की, ठीक है। तो इनके थ्रू ये फ्रांस में इस टाइम पे फिर काफ़ी बुक्स लिखी गई, काफ़ी बुक्स प्रिंट हुई, न्यूज़पेपर छपने शुरू हुए। तो उसमें जो अपोजिंग आइडियाज़ थे, अपोजिंग मीन्स जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी लोगों के व्यूज़ होते थे, वो अब वहाँ पे छपने स्टार्ट हो गए, प्रिंट होने स्टार्ट हो गए। तो लोगों को एक फ्रीडम मिली, सेंसरशिप ख़त्म होने से लोगों को राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ की फ्रीडम जो है मिली। और इस फ्रीडम से फ्रांस में बहुत चेंजेस आए। जो फ़िलासफ़र्स के आइडियाज़ थे हमने पढ़े हैं पहले, उनकी बुक्स प्रिंट हुई और बुक्स लोगों में बांटी गई, लोगों ने बुक्स पढ़ी। बट बुक्स पढ़ने वाले भी आपको पता है लिमिटेड लोग थे उस टाइम पे,
सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो बाकी लोगों के लिए वो स्प्रेड कैसे हुई अवेयरनेस, उसके लिए सॉन्ग्स, प्लेस जो है ये यूज़ किए गए। ठीक है, प्लेस, नाटक खेले जाते हैं, सॉन्ग्स, गीतों के थ्रू जो है वो सब कोई आइडिया को स्प्रेड किया जाता है। तो जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं। तो इस वे में फ्रांस में जो आइडिया स्प्रेड करने की बात थी, जो फ्रीडम और लिबर्टी के आइडियाज़ को स्प्रेड करने का जो प्रोसेस था, वो 1789 का जो रेवोल्यूशन था उसके बाद में काफ़ी फास्ट हो गया, काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। और क्योंकि अब सेंसरशिप ख़त्म हो गई थी और प्रेस अपनी फ्रीडम से, लोग अपनी फ्रीडम से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे और स्प्रेड कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के स्टार्टिंग में जो है वो आ गया वहाँ पे। क्लियर? अब हमें पता है कि डायरेक्टरी रूल के बाद में फ्रांस में नेपोलियन का रूल आया था। 1799 में नेपोलियन ने जो फ्रांस में अपना कंट्रोल कर लिया था और अपनी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर ली थी। तो काफ़ी सारी चेंजेस जो 1789 के बाद में आई थी वो उसने रिवर्स कर दी, बट फिर भी बहुत सी ऐसी चेंजेस थी, पॉजिटिव चेंजेस, जो नेपोलियन ने आगे स्प्रेड की। उसने फ्रांस से बाहर निकल के बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो अटैक किया, अपनी आर्मीज़ को साथ में लेके गया और काफ़ी सारी ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो थे वो बाकी के यूरोप में जो है वो स्प्रेड करने स्टार्ट कर दिए। क्लियर? तो जो गुड पॉइंट्स हैं जो रेवोल्यूशन में नेपोलियन ने स्प्रेड की, उसमें हमारा एक तो है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो जो नेपोलियन ने ये एक इंट्रोड्यूस किया था मेजर। ओके, और सेकंड था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जो वेट और मेज़र का सिस्टम था ये पहले अलग अलग किंगडम में अलग अलग सिस्टम था। मेज़र के जो यूनिट थे, लेंथ के यूनिट वो अलग अलग थे, ठीक है, वेट के यूनिट भी अलग अलग थे। तो छोटे से एरियाज़ में जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, तो काफ़ी सारे किंगडम थे, छोटे छोटे 40-50 किंगडम्स छोटे छोटे थे वहाँ पे। एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाने के टाइम पे वो जो वेट और मेज़र के अलग अलग सिस्टम थे वो बड़ी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे थे किसी ट्रेडर के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए। जब लेंथ का यूनिट ही चेंज हो जाएगा, वेट का यूनिट ही चेंज हो जाएगा, तो किसी कमोडिटी को वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके उसके बेचना उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो जो इसने नेपोलियन ने जो इम्पोर्टेंट चेंज किया कि वेट और मेज़र का जो सिस्टम था उसको थ्रू आउट फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे उसने अटैक किया, उन सारी जगह के ऊपर वेट और मेज़र का जो सिस्टम था वो यूनिफॉर्म कर दिया, एक जैसा कर दिया। इससे जो ट्रेड और कमर्स और बिज़नेस जो है इसको स्प्रेड होने में जो है काफ़ी हेल्प मिली और लोगों ने इसको जो है वो अडॉप्ट कर लिया, ये सिस्टम जो था, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम। वो जो नेपोलियन था स्टार्टिंग में तो उसका काफ़ी वेलकम हुआ उसकी आर्मीज़ का, लोगों ने उसको जो है वो माना कि ये फ्रीडम के दूत आ गए हैं, हार्बिंगर्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है। बट बाद में जाके उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी उसके मेजर जो लोगों के अगेंस्ट भी थे, जैसे फोर्सफुली उनको भर्ती किया जा रहा था नेपोलियन का आर्मी में, उनकी मर्ज़ी के बिना ही वो भर्ती कर रहे थे उनको अपनी आर्मीज़ में, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है वो लोग खुश नहीं थे, तो उन्होंने वाटरलू में जो नियर बाई नेबरिंग किंगडम थे वो सब ने मिल के वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया था 1815 में। बट नेपोलियन चाहे हार गया 1815 में, और फिर से वहाँ पे जो कंजर्वेटिव पावर्स थी, जो मोनार्कीज थी, वो दोबारा से एस्टेब्लिश कर दी गई 1815 के बाद में। बट बहुत से ऐसे चेंजेस जो नेपोलियन लेके आया था वो रिवर्स नहीं कर पाए। वो चेंजेस जो हैं वो डीपली इम्पैक्ट उसका हुआ यूरोपियन लोगों के ऊपर, और वो चेंजेस जो हैं वो यूरोप को मॉडर्नाइजेशन दे गए और फिर रिवर्स नहीं हुए वो चेंजेस। तो ये तो वो चेंजेस हैं जो नेपोलियन ने स्प्रेड किए यूरोप में, ठीक है। और ये भी हमारा जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसका ही एक आगे फर्दर एक्सटेंशन थी, ठीक है, बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब लास्ट जो हमारा है यहाँ पे टॉपिक, दिस इज़ लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी होता है सीख, लर्निंग। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लर्निंग मिली बाकी की दुनिया को, ठीक है। तो यूरोप को पहले यूरोप को इम्पैक्ट किया, यूरोप के ऊपर इसका जो है वो असर हुआ, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी फ्रांस में हुई। उसके बाद में बाकी की जो कंट्रीज़ थे, स्पेशली जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थे जहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड की कॉलोनीज़ थी जो देश,
उन देशों में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो अवेयरनेस है, जो चेंजेस हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, वो स्प्रेड होने शुरू हुए, वो आइडियाज़ डिस्कस होने शुरू हुए। कौन से आइडियाज़ थे वो जो डिस्कस होने शुरू हुए? ये आइडियाज़ थे एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड मोनार्की। मोनार्की सिस्टम का और फ्यूडल सिस्टम का खात्मा, एबोलिशन होता है ख़त्म करना, खात्मा करना। तो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म हो गया था फ्रांस में, और बाकी के वर्ल्ड में भी ये फॉलो होना शुरू हो गया। फिर फ्यूडल सिस्टम है जागीरदारी प्रबंध, इसको जागीरदारी प्रबंध कहते हैं फ्यूडल सिस्टम को। तो ये फ्यूडल सिस्टम का एंड जो हुआ, जो फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया गया, वो 1789 में फ्रांस में हुआ और बाकी वर्ल्ड ने वहाँ से सीखा। बट इससे पहले भी हिस्ट्री में मोमेंट एक हमारी लैंड के ऊपर हुआ है, भारत में जो नॉर्दर्न इंडिया है, हरियाणा पंजाब की धरती, यहाँ पे भी एक फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया गया था, ठीक है। बट वो हिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं ले पाया, क्योंकि जो उसके बाद में यहाँ पे जो रूल था वो ब्रिटिशर्स का हो गया था। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहानी अगर हम पढ़ें सिख हिस्ट्री में, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे, जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको भेजा था पंजाब और दिल्ली में रिवोल्ट करने के लिए, उन्होंने हरियाणा और पंजाब दोनों जगह के ऊपर जब अटैक किए तो वहाँ का जो फ्यूडल सिस्टम था, जागीरदारी प्रबंध था, वो ख़त्म किया, और जो लैंड थी वो जागीरदार से छीन के जो वहाँ के कल्टीवेटर्स थे पंजाब हरियाणा में, जो किसान थे, किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और ये काम उन्होंने 1710 से लेकर 1715 तक ही कर दिया था। तो भारत में फ्यूडल सिस्टम का जो एबोलिशन है नॉर्दर्न पार्ट में, वो 1710 से 1715 के बीच में हो गई थी। बट इसकी ये हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारा जो ये इवेंट है, ये बाकी के वर्ल्ड के ऊपर इसका उतना जो है वो इम्पैक्ट नहीं जा पाया, ठीक है। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो स्प्रेड हो गया, और फ्यूडल सिस्टम का एंड हमने कहाँ से सीखा है, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। मोनार्की सिस्टम का एंड भी वहाँ से सीखा हमने। फिर सेटअप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रिटन लॉज बनाए, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बाकी के वर्ल्ड ने इसको फॉलो किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए अपने अपने कंट्रीज़ में, ठीक है। और इलेक्शन के थ्रू अपनी गवर्नमेंट चूज़ करनी स्टार्ट की, पार्लियामेंट्स को सेटअप किया। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट पावर्स इनटू 3 ऑर्गन्स, गवर्नमेंट की पावर्स को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। वो कौन से 3 ऑर्गन्स हैं हमें पता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक राइट्स फॉर ह्यूमंस, जो बेसिक राइट्स हैं ह्यूमंस के लिए वो इस्टेब्लिश हो गए। वो वहाँ कहाँ से स्टार्ट हुए, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से। राइट टू वोट, ओके, देन राइट टू प्रॉपर्टी, देन राइट टू लाइफ, right to freedom, freedom of speech and expression, all these fundamental rights that we have learned from French Revolution, okay। then ये जो आइडियाज़ थे वो पहले हमारी बात होगी, इन आइडियाज़ ने यूरोपियन लोगों को ही प्रभावित नहीं किया। यूरोपियन लोगों के बाद में जो कॉलोनियल लोग थे, जो डिफरेंट पार्ट में वर्ल्ड में रहते थे, जहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ का कंट्रोल था, तो उन लोगों ने भी ये जो सारे आइडियाज़ हैं इससे सीख ली, लर्न किया, ठीक है। इन आइडियाज़ को लीडर्स ने आगे लोगों तक पहुँचाया, और उन्होंने अपने अपने कंट्री की जो फ्रीडम है, बाहर की पावर से फ्रीडम, ठीक है, आज़ाद किया, या फिर अगर राजा का राज है, मोनार्की सिस्टम है, वहाँ से आज़ाद किया अपने अपने एरियाज़ को, कंट्रीज़ को। और नेशन स्टेट्स, बड़े कंट्रीज़ की जो फॉर्मेशन है, जैसे फ्रांस की फॉर्मेशन हुई एज ए नेशन स्टेट, ऐसे बड़े कंट्रीज़ की फॉर्मेशन की जो कि इंडिपेंडेंट थे, और वहाँ पे लोग अपने जो है गवर्नमेंट खुद चूज़ कर सकते थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री क्लास 9th, ये ख़त्म होता है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो नेक्स्ट जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।